Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic Green Revolution. तो आज की वीडियो में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ेंगे. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एडवांस. तो देखो हुआ क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा पीरियड था जब हम लोगों ने क्या किया कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी ना उसको हमने ग्लोबली इंक्रीज करवाया. मतलब एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस होता है या एग्रीकल्चर से मिलने वाले जो फ़ायदे होते हैं उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ग्लोबली ये चीज़ डिसाइड करी कि भाई हम लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी. यहाँ जो ग्रीन है ना, ग्रीन जनरली प्लांट से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन. ये जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन ये दिया था विलियम गाउड ने. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म है इसको कॉइन किया था विलियम गॉड ने और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हम बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग ने. ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि इंडियन है वो है एम एस स्वामीनाथन. तो ये तीन साइंटिस्ट के नेम पता होने बहुत ज़रूरी है. दैट कि ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिया था विलियम गॉड ने, फादर ऑफ द होल ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉर्मन बोरलॉन्ग and the father of Indian Green Revolution is M.S. Swaminathan. Now in year 1965, Indian government launched the Green Revolution. It started in 1967 and lasted till 1978. It's associated with the agriculture production. It's a period when the agriculture of the country was converted into industrial system due to the adoption of modern methods and techniques like HYV seeds, tractors, irrigation facilities, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो देखो सिंपल सी बात ये होती है कि जनरली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एग्रीकल्चर को वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रोडक्टिव बनाना, तो उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं. तो इस पीरियड के टाइम पे हुआ क्या था कि एग्रीकल्चर को हमने एक इंडस्ट्रियल लेवल पे कन्वर्ट किया था क्योंकि बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स और मैथड्स का एडॉप्शन हुआ था. लाइक हाई ईल्ड वेराइटी जिसको हम HYV सीड्स बोलते हैं, हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स का प्रोडक्शन होने लगा था, ट्रैक्टर्स का डेवलपमेंट होने लगा था, इरिगेशन फैसिलिटीज आने लगी थी. ठीक है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी, तो बहुत सी चीज़ों का नॉलेज हम लोग को डेवलप हो चुका था. तो उन मेथड्स और टेक्निक्स के बढ़ने की वजह से हमने क्या किया कि एग्रीकल्चर को वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंक्रीज करवाया, उसके प्रोडक्शन को, उसके प्रोडक्टिविटी के बाद जो हमें एक तरीके से प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, तो एग्रीकल्चर को ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल बनाने के लिए ही ये रिवॉल्यूशन किया गया था. नाउ द मैथड फोकस ऑन द बेसिक एलिमेंट. ये जो मैथड था ये जनरली कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स पे फोकस करता था. सबसे पहली चीज़ हो जाता है यूजिंग सीड विद इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स. ठीक है, ऐसी सीड्स को हम यूज़ करें जिनका जेनेटिक थोड़ा अच्छा सा हो. ये नहीं कि हमने कोई भी सीड उठा ली और सीड जब पर्टिकुलरली वो प्लांट बना तो वो प्लांट बिल्कुल डिजीज से सफर्ड है, तो उस चीज़ से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा. उससे हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि एग्रीकल्चर को हम एक लेवल पे बढ़ाएं. तो एग्रीकल्चर का लेवल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी हम लोग सीड यूज़ करेंगे उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बिल्कुल इम्प्रूव्ड होगा. तो उसको हमने नाम दिया HYV सीड्स, मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. नाउ डबल क्रॉपिंग इज एग्जिस्टिंग फार्म्स या फिर क्रॉप रोटेशन. डबल क्रॉपिंग इसलिए आपने सुना होगा कि दो क्रॉप्स को जनरली हम लोग साथ में ग्रो करवाते हैं. उससे क्या होता है कि एक तो जो डिजीज रेजिस्टेंसी होती है वो बढ़ती है. लाइक एक दो पर्टिकुलर प्लांट है A और B, ए की ग्रोथ को बी सपोर्ट करता है बिकॉज बी की प्रेजेंस की वजह से जो ए के पेस्ट होते हैं वो उसको हार्म नहीं पहुंचाते. तो वही चीज़ है कि दो पर्टिकुलर क्रॉप्स को आप साथ पे ग्रो करवाओ. ठीक है, डबल क्रॉपिंग बोलते हैं इसको, या फिर क्रॉप रोटेशन मेथड कि अगर इस सीजन में हम लोग ये वाली क्रॉप ग्रो करवाएंगे तो अगले सीजन में हम लोग बी वाली क्रॉप ग्रो करवाएंगे, तो उसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. राइट. थर्ड जो हम लोगों ने मेथड इस पर्टिकुलर बेसिक एलिमेंट पे इसने फोकस किया, दैट कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल एंड मेन्योर्स. जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल्स और मेन्योर्स का यूज़ करेंगे उतना अच्छा हमको प्रोडक्टिव वैल्यू मिलेगा. तो पहले के टाइम पे ये था कि ये पता नहीं था कि मेन्योर क्या होता है, केमिकल्स क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है. जस्ट हमने नॉर्मली एक क्रॉप को सो कर दिया. तो यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड की गई कि भाई फर्टिलाइजर, केमिकल्स और मेन्योर्स का भी यूज़ किया जाएगा. और उसके बाद से मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग लाइक ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यूज़ किया गया बिकॉज ह्यूमन जो हैंड्स होते हैं वो उतना वर्क नहीं कर पाते जितना कोई मशीन कर पाती है. तो वही चीज़ है कि मशीनरी का यहाँ पे यूज़ किया गया बिकॉज मशीन्स का यूज़ करते हुए क्या है कि टाइम की सेविंग की जा सकती है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क भी यहाँ पे किया जा सकता है. तो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग में ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया था. नाउ वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो देखो क्या क्या एडवांटेजेस थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के. सबसे पहले राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी.
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि यहाँ पे हमने बोला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन काम था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड। तो अगर एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होगी उसमें तो इंक्रीमेंट आएगा ही। सो द डिपेंडेंसी ऑन द फूड इम्पोर्ट एलिमिनेटेड एंड इंडिया बिकम वर्ल्ड सरप्लस कंट्री फ्रॉम अ फूड शॉर्टेज कंट्री। ठीक है, तो हम लोग इंडिया में है तो ऑब्वियसली इंडिया के रिस्पेक्ट पे बढ़ेंगे। तो देखो हुआ क्या कि एक टाइम ऐसा था कि जब इंडिया बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंड रहती थी फूड के लिए। ठीक है, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया तो उसके बाद से ये देखा गया कि भाई इंडिया जो कि एक फूड शॉर्टेज कंट्री के नाम से जानी जाती थी वो एक फूड सरप्लस कंट्री बन गई। वो इस तरीके से इंडिपेंडेंट हुई कि वो बाकी पर्टिकुलर कंट्रीज को फूड सप्लाई करने लगी, ना कि उनसे फूड को लेने लगी। तो वही चीज़ था कि राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो है इसका एक मेन एडवांटेज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज राइज इन प्रोडक्टिविटी। वही चीज़ है कि इट मोस्टली इंक्रीजेस फॉर व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा इन इंडिया। स्टेबिलिटी इन फूड ग्रेन प्राइस। देखो फूड ग्रेन प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट की स्टेबिलिटी आने लगी। अब हमने देखा ही होगा कभी कोई चीज़ जब इंडिया में कमी है, इंडिया या किसी भी कंट्री में आप देखते हो कि कोई एक पर्टिकुलर खाने की चीज़ है अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसके प्राइस एकदम से हाई हो जाते हैं। लेकिन जब इंडिया में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि जो फूड ग्रेन के प्राइस होंगे ना वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, वो ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। सो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी इन द फूड ग्रेन प्राइस। देन फोर्थ वी हैव फॉल इन पॉवर्टी एंड इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका एक एडवांटेज ये मिला कि पॉवर्टी कहने का मतलब है कि जो बेरोजगारी होती है उसमें फॉल आया और एक तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, रोजगार मिलने लगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। ठीक है, देन वी हैव द सोशल रिवॉल्यूशन। पीपल स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। लोगों ने धीरे धीरे क्या करा, मॉडर्न मेथड स्टार्ट करना शुरू कर दिया फार्मिंग का। बिकॉज ओल्ड मेथड होगा तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो उस ओल्ड मेथड को ना फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया कि नए नए मेथड्स को फॉलो करना शुरू किया, जिससे क्या था उनको बहुत सारे एडवांटेज मिले फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखो क्या क्या डिसएडवांटेज थे। सबसे पहले था हेल्थ प्रॉब्लम, दैट फूड प्रिपेयर यूजिंग पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर विल कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसे फूड जो कि क्या थे, जो कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया था कि फर्टिलाइजर मैन्योर केमिकल्स का हम यूज़ करेंगे। लेकिन अब कोई चीज़ अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज के साथ क्या होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पहला डिसएडवांटेज था कि हेल्थ प्रॉब्लम लोगों में ज़्यादा देखने को मिली। कैसे हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि फूड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिली थी। रिस्ट्रिक्टेड क्रॉप कवरेज, मेनली वीट एंड राइस, लेस फोकस ऑन कॉमर्शियल क्रॉप लाइक ऑयल सीड एंड जूट। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक और मेन चीज़ थी, जिसमें मैंने आपको बोला कि HYV सीड्स को प्रोड्यूस करवाना। तो अब हर चीज़ का तो हम HYV सीड प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं, तो यहाँ पे जनरली हुआ क्या कि वीट और राइस की प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिसकी वजह से जो और कमर्शियल क्रॉप्स होती थी लाइक ऑयल, जूट, कॉटन, इन सब का जो प्रोडक्शन था वो एकदम से गिर गया नीचे। ठीक है, लो हो गया। नाउ इन्वायरमेंटल डैमेज, overuse of soil, nutrient depletion, beneficial insect killing due to insecticide biodiversity loss। तो बेसिकली हुआ क्या कि देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जैसे हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक डबल क्रॉपिंग पढ़ी थी और एक क्रॉप रोटेशन पढ़ी थी। तो वहाँ पे ये क्या है कि सॉइल को बिल्कुल भी रेस्टिंग पीरियड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ सॉइल का ओवर यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का डिप्लेशन हो रहा है तो एक तरीके से जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनकी किलिंग हो रही है। इंसेक्टिसाइड्स का हम बार बार यूज़ करते हैं ऐसे डबल डबल क्रॉपिंग करने पे। ठीक है, तो एक तरीके से इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ बाय द बायोडाइवर्सिटी लॉस। नाउ वी हैव ड्यू टू ओवरयूज ऑफ सॉइल इट्स क्वालिटी में रिड्यूस एज ओवरयूज ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे ओवरयूज हो रहा है सॉइल का तो जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस हो रही है और उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो अगर आपका एग्जाम में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको 3 साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं, आपको उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होते हैं, कौन कौन से मैथड्स पे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फोकस किया था। तो यही सब चीज़ें आती हैं अंडर द टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डू लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू।